एक लड़की जिसकी डेड बॉडी 2016 में वृंदावन के एक नदी से मिली थी। वो मर्डर के 7 साल बाद राजस्थान के एक गांव में सब्जी खरीदते हुए कैसे मिली? इस ट्विस्टेड केस के बारे में जानने के लिए मैं आपको ले चलती हूँ अगस्त 2015 राजस्थान। तो ये कहानी शुरू हुई राजस्थान के एक मशहूर इलाके मेहंदीपुर बालाजी से, जो अपने बालाजी मंदिर के लिए फेमस है। इसी एरिया में सोनू सैनी नाम का एक आदमी अपने दोस्त गोपाल सिंह के साथ एक ढाबे पर काम करता था। दोनों ही दोस्त लोअर मिडिल क्लास फैमिली से थे, जिनका घर ढाबे के पैसों से जैसे तैसे चल जाता था। हाउएवर, अगस्त 2015 में आरती गुप्ता नाम की एक लड़की अपने पिता के साथ वृंदावन से राजस्थान आई हुई थी, बालाजी मंदिर के दर्शन के लिए, जहां उसकी मुलाकात सोनू से हुई, जो कोइंसिडेंटली उसी दिन मंदिर आया हुआ था। तो सोनू और आरती ने अपने फोन नंबर्स एक्सचेंज किए और फिर रोज एक दूसरे से बातें करने लगे। और जब तक आरती का वृंदावन लौटने का समय आया, दोनों को एक दूसरे से प्यार हो चुका था। लेकिन आरती भी हार मानने वाली नहीं थी। वृंदावन लौटने के कुछ हफ्तों बाद ही वो अपने घर से भागकर सोनू के पास राजस्थान आ चुकी थी, जहां 8 सितंबर 2015 को दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली। हालांकि आरती की फैमिली इस कोर्ट मैरिज के बिल्कुल ही खिलाफ थी, लेकिन उससे सोनू और आरती को कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो अपनी शादी में खुश थे, लेकिन ज्यादा दिनों तक नहीं। शादी के कुछ ही दिनों बाद आरती का बिहेवियर एकदम से बदल गया। उसने सोनू से ज्वेलरीज, प्रॉपर्टी, 50,000 कैश और गाड़ी डिमांड करना शुरू कर दिया। वहीं सोनू सोच में पड़ गया, आरती तो मेरे आर्थिक स्थिति को अच्छी तरह जानती है, तो ये ऐसी चीजें क्यों मांग रही है जो मैं उसे कभी नहीं दे पाऊंगा। और इन्हीं डिमांड्स के चलते दोनों में अक्सर लड़ाई झगड़े होने शुरू हो गए। पर इन सब के बीच शादी के 8वें दिन ही 16 सितंबर को आरती अचानक गायब हो गई। सोनू अब परेशान होकर रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, आसपास के मार्केट, हर जगह अपनी पत्नी को ढूंढने लगा। सोनू ने आरती के घर वालों को भी कॉल करके उसके बारे में पूछा, पर वो कहीं नहीं मिली। वहीं सोनू ने भी बदनामी के डर से पुलिस कंप्लेन नहीं की, लेकिन वो लगातार बिना कुछ खाए पिए अपनी बीवी को ढूंढता रहा। पर वही 2 हफ्तों बाद 25 सितंबर 2015 को आरती के पिता ने वृंदावन पुलिस स्टेशन में अपनी बेटी की मिसिंग रिपोर्ट फाइल की। अपनी कंप्लेंट में उन्होंने मेंशन किया, 2 हफ्तों से अपनी बेटी से मेरी बात नहीं हो पाई है, वो लापता है। मुझे शक है कि उसके पति सोनू ने अपने दोस्त गोपाल के साथ मिलकर मेरी बेटी को कुछ कर दिया है। पुलिस ने कंप्लेंट तो फाइल कर ली, पर इस केस को सीरियसली नहीं लिया। उन्हें लगा कि अपने घरेलू झगड़ों से परेशान आरती खुद अपनी मर्जी से ही कहीं चली गई होगी और जल्द ही वापस लौट आएगी। आरती को गायब हुए अब कुछ महीने हो चुके थे, पर अब भी उसका कोई अता पता नहीं था। लेकिन फिर वृंदावन पुलिस को एक गांव की नदी से एक औरत की डेड बॉडी मिली, जिसका चेहरा पूरी तरह बिगाड़ दिया गया था। और उसी वक्त पुलिस को याद आया कि कुछ महीने पहले आरती के पिता ने उसकी मिसिंग रिपोर्ट फाइल की थी। तो बॉडी को पोस्टमार्टम भेजने से पहले पुलिस ने उसकी पिक्चर्स ले ली और फिर आरती के पिता को पुलिस स्टेशन बुलाया गया। सूर्य प्रकाश जी, क्या आप इन तस्वीरों को देखकर बता सकते हैं ये बॉडी आपकी बेटी की है या नहीं? पुलिस ने आरती के पिता से पूछा। हालांकि बॉडी का चेहरा पूरी तरह बिगड़ा हुआ था, पर वो उसे देखकर फूट फूट कर रोने लगे। हाँ हाँ इंस्पेक्टर साहब, ये मेरी बेटी आरती ही है, उन्होंने जवाब दिया। तो सितंबर 2015 में जो केस एक मिसिंग पर्सन रिपोर्ट से शुरू हुआ था, मार्च 2016 तक ये एक मर्डर केस बन चुका था। और इस केस में अब 2 इम्पोर्टेंट नाम थे, सोनू सैनी और गोपाल सिंह। तो वृंदावन पुलिस राजस्थान के मेहंदीपुर बालाजी पहुंच वहां से सोनू और गोपाल को अरेस्ट कर वृंदावन ले आई। अब वृंदावन लाकर पुलिस ने इन दोनों से पूछताछ शुरू की। क्या किया तुमने आरती के साथ? कहाँ है वो? पुलिस ने पूछा। हमें नहीं पता वो कहाँ है, हम तो खुद उसे कई महीनों से ढूंढ रहे हैं, सोनू ने जवाब दिया। झूठ मत बोलो, तुम दोनों ने आरती का मर्डर कर दिया है, हमें उसकी बॉडी मिल चुकी है, अब चुपचाप अपना जुर्म कबूल कर लो, पुलिस ने सख्ती दिखाई। साहब, हम उसे कैसे मार सकते हैं, वो तो 16 सितंबर को घर से अचानक गायब हो गई थी, गोपाल ने कहा। जिसके बाद वृंदावन पुलिस ने उन्हें 3rd डिग्री टॉर्चर दिया, उल्टा लटका कर मारा। सोनू के तो 2 नाखून भी उखाड़ लिए,
पर दोनों एक ही बात दोहराते रहे, हमने किसी को नहीं मारा साहब। पर जब पुलिस ने एनकाउंटर की धमकी दी तो दोनों डर गए और उन्होंने मान लिया कि उन्होंने ही आरती का मर्डर किया था। झूठा ही सही, पर पुलिस को अब कन्फेशन मिल चुका था, तो उन्होंने चार्जशीट रेडी की और इनके अगेंस्ट कोर्ट में केस चलने लगा। मीनवाइल जब सोनू और गोपाल जेल में थे तो वहां के एसपी ने उस पुलिस टीम को जिन्होंने इन दोनों से कन्फेशन उगलवाया था, उन्हें 15,000 रुपए का रिवॉर्ड दे दिया था, इस खुशी में कि उन्होंने एक अनसॉल्व केस सॉल्व कर लिया है। एक तरफ जहां पुलिस ने सोनू और गोपाल पर प्रेशर डाल जबरदस्ती उनका झूठा कन्फेशन हासिल कर लिया था, वहीं दूसरी तरफ उनके ढाबे के मालिक को ये पूरा यकीन था कि ये दोनों किसी का मर्डर नहीं कर सकते। तो उन्होंने अपने 2 वर्कर्स के लिए कोर्ट केस लड़ा। तो 9 महीनों बाद गोपाल को बेल मिल गई और 18 महीनों बाद सोनू भी बेल पर बाहर आ गया, जब उसे पता चला कि उसके जेल जाने के सदमे से उसके पिता की मौत हो चुकी थी। पर इस पूरे केस के दौरान सोनू को एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग गट फीलिंग थी, आरती मरी नहीं है, कहीं छुपी हुई है, बस उसे ढूंढने की जरूरत है। जिसके बाद सोनू और गोपाल ने अपना भेष बदलकर हर जगह आरती को ढूंढना शुरू कर दिया। सबसे पहले वो वृंदावन पहुंचे, आरती के गांव। वहां उसके रिश्तेदारों, दोस्तों और जान पहचान वालों से पूछताछ की, पर किसी को कोई आइडिया नहीं था कि वो कहाँ है। लेकिन इन दोनों ने हार नहीं मानी। वो दिन भर ढाबे पर काम करते और फ्री होते ही आरती को ढूंढना शुरू कर देते, पर हर बार उनके हाथ निराशा ही लगती। आरती को ढूंढते हुए अब गोपाल और सोनू को 7 साल हो चुके थे और अब ईयर था 2022, पर अब भी उन्होंने हार नहीं मानी थी। अब क्योंकि वो राजस्थान का एक छोटा सा इलाका था, तो वहां सभी लोग जानते थे कि इन दोनों पर मर्डर केस चल रहा है। लेकिन फिर एक दिन उनके ढाबे पर एक लड़का आया और उसने सोनू से कहा, मेहंदीपुर से कुछ ही दूर एक गांव है, विशाला गांव, मैं वहीं रहता हूँ और मैंने वहां एक औरत को देखा है जो तुम्हारी पत्नी की तरह दिखती है। जब तुम जेल चले गए थे वो तभी से उस गांव में रहती है और उसका एक पति भी है। सोनू और गोपाल को एक उम्मीद की किरण नजर आई। उन्होंने भेष बदलकर विशाला गांव जाने की प्लानिंग शुरू कर दी और फिर एक दिन दोनों ऊँटों के व्यापारी बन उस गांव में पहुंच गए। पर अनफॉर्चुनेटली उनका प्लान फ्लॉप हो गया, क्योंकि व्यापारियों से बात करने के लिए गांव के सिर्फ आदमी ही उनसे मिले, तो वो ये कंफर्म नहीं कर पाए कि आरती उस गांव में थी भी या नहीं। तो अब उन्हें एक नए प्लान की जरूरत थी, एक ऐसा प्लान जिससे गांव की औरतें भी अपने घरों से निकलकर बाहर आए। इसीलिए कुछ दिनों बाद सोनू और गोपाल फिर से विशाला गांव पहुंचे, इस बार सब्जी वाले बनकर। ताजी ताजी सब्जियां ले लो, उन्होंने जोरों से आवाज लगानी शुरू की और जल्द ही उनके ठेले पर औरतों की भीड़ इकट्ठा होनी शुरू हो गई। जब उस भीड़ में उन्होंने एक जाना पहचाना चेहरा देखा, सोनू तुरंत समझ गया था कि वो आरती ही थी और जिंदा थी। तो ये दोनों चुपचाप अपनी सब्जियां बेचकर वापस लौट आए और तुरंत मेहंदीपुर बालाजी पुलिस स्टेशन पहुंचे। साहब, हम दोनों पर जिस औरत का मर्डर केस चल रहा है वो जिंदा है और विशाला गांव में रहती है, सोनू ने पुलिस को बताया। तुम्हारे बस कह देने से थोड़ी मान लेंगे, हमारे डॉक्यूमेंट्स में वो मर चुकी है, पुलिस ने कहा। तो अब हम क्या करें साहब, कैसे साबित करें कि वो जिंदा है? गोपाल ने पूछा। हाँ, अगर तुम कोई डॉक्यूमेंट या आईडी ले आओ जो ये प्रूव कर पाए कि वो आरती ही है, तब कुछ हो सकता है, पुलिस ने जवाब दिया। तो इस बार सोनू और गोपाल को किसी तरह आरती के डॉक्यूमेंट्स पाने थे, इसलिए उन्होंने अपने एक ट्रस्टेड दोस्त को गवर्नमेंट ऑफिसर बनाकर उस गांव में सर्वे के लिए भेजा। तो इस दोस्त को हम दोस्त ही बुलाएंगे। तो दोस्त ने विशाला गांव के घर घर जाकर कहा, स्वच्छ भारत अभियान के अंडर जिन घरों में टॉयलेट नहीं है, सरकार उन्हें 2 लाख रुपए दे रही है अपने घरों में टॉयलेट बनवाने के लिए। अब 2 लाख रुपए की लालच में आरती ने भी अपना घर रजिस्टर करवाया। अकाउंट में पैसे भेजने के लिए हमें घर के सभी लोगों की गवर्नमेंट आईडी कार्ड चाहिए होंगी, दोस्त ने कहा। तो वो आरती और उसके घर वालों के आईडी कार्ड लेकर वापस आ गया। पर अब जब पुलिस ने वो आईडी कार्ड देखी तो मेहंदीपुर से वृंदावन पुलिस तक सभी हिल गए। पुलिस ने फिर विशाला गांव जाकर आरती को अरेस्ट किया और पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन ले आए। पहले तो उसने मानने से ही मना कर दिया कि वो आरती है, पर उसके आईडी कार्ड दिखाने पर
उसने एक्सेप्ट कर लिया। वहीं आरती की फैमिली से उसके माँ और भाई ने उसे आइडेंटिफाई कर लिया, पर उसके पिता मना करते हुए ये कह रहे थे कि वो आरती नहीं है। पर जब पुलिस ने डीएनए टेस्ट की बात की तो वो भी मान गए कि वो आरती ही थी। अपने कन्फेशन में आरती ने बताया कि सोनू से शादी के कुछ ही दिनों बाद उसे ये लगने लगा था कि वो अपनी पूरी जिंदगी सोनू के साथ नहीं रह सकती। इसीलिए उसने वो सारी चीजें डिमांड करनी शुरू की जो वो जानती थी कि सोनू उसे कभी नहीं दे पाएगा। और फिर एक दिन तंग आकर उसने घर छोड़ दिया। कई दिनों तक वो राजस्थान में ही यहाँ वहां भटकती रही। जब उसकी मुलाकात एक ट्रक ड्राइवर से हुई, उसे उस ट्रक ड्राइवर से प्यार हो गया। दोनों ने शादी कर ली और विशाला गांव में रहने लगे। वहीं आरती और उसके देवर में कुछ अनबन हो गई, जिस वजह से उसके देवर ने उसे 5 लाख में कहीं बेच दिया। पर किसी तरह आरती वहां से बच निकली और वापस अपने गांव विशाला आ गई। जब उसने अपने खून के इल्जाम में सोनू और गोपाल पर केस होते हुए देखा, वो तब भी चुप थी। उसे डर था कि पहले पति के बारे में जानने के बाद उसका पति उसे छोड़ ना दे। पर सबसे शॉकिंग बात तो ये थी कि इस पूरे टाइम आरती अपने पिता के कांटेक्ट में थी। मतलब वो जानते थे कि उनकी बेटी जिंदा है। और आरती की कन्फेशन सुन फाइनली सोनू और गोपाल पर से सारे चार्जेस ड्रॉप किए गए। एक तरफ पुलिस ने टॉर्चर करके झूठी कन्फेशन ले ली और दूसरी तरफ आरती और उसके पिता ने सच्चाई छुपाई, और इन सब के बीच 2 इनोसेंट जिंदगियां बर्बाद हो गई। आपको क्या लगता है, असली मुजरिम कौन था? आरती, उसके पिता, या फिर सिस्टम? Hi guys, I'm Ashi and you were watching the case of सोनू, आरती एंड गोपाल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आपको ऐसे ही डार्क, ट्विस्टेड और ट्रू क्राइम केसेस सुनना पसंद है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए केस के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।